नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं शरद मुद्गल। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। पूर्वी भारत को बताया देश का विकास इंजन, कहा संभावनाओं के नए अवसरों के लिए प्रयासरत है केंद्र सरकार। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 35 स्पर्धाओं में करीब 10,000 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली के चुनावी दंगल में यमुना नदी पर उठा तूफान। अरविंद केजरीवाल ने यमुना में जहर मिलाने को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाए आरोप। भाजपा ने केजरीवाल को बताया झूठा, कांग्रेस ने की मामला दर्ज करने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में रायसीना मिडिल ईस्ट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों पर दिया जोर, कहा आज वैश्विक मंच पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है भारत। प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के दिन करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी में औद्योगिक परिवेश विकसित करने और नए आइडिया को दिखाया गया है। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका है। आसियान देशों ने भी ओडिशा के साथ ट्रेड और ट्रेडिशन के कनेक्ट को मजबूती देने में दिलचस्पी दिखाई है। ओडिशा बहुत जल्द विकास की उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां पहुंचने की किसी ने कल्पना तक नहीं की है। ओडिशा बिजनेस समिट उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्देश्य पूर्वी भारत के ग्रोथ के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया के ऐतिहासिक गेटवे को पुनर्जीवित करना है। ओडिशा में नए उद्योगों, निवेश और पारंपरिक रोजगार को विकसित करने के लिए भुवनेश्वर के जनता मैदान में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत के निर्माण में ओडिशा की बड़ी भूमिका है। ओडिशा के प्रति मेरा स्नेह आप सब भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर ही मैं यहां करीब करीब 30 बार आ चुका हूं। आजादी से अब तक जितने प्रधानमंत्री होंगे वो सब मिलाकर के जितनी बार आए होंगे उससे मैं ज्यादा बार ओडिशा आया। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में कंसर्ट और इवेंट मैनेजमेंट जैसी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने देश में कच्चे माल से लेकर के उसके फिनिशिंग तक के इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। देश की तेज प्रगति सिर्फ रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पर संभव नहीं है। इसलिए हम पूरे इकोसिस्टम को बदल रहे हैं, नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। यहां से मिनरल निकले और फिर
एक्सपोर्ट होकर के दुनिया के किसी देश में पहुंचे, वहां पर वैल्यू एडिशन हो, कोई नया प्रोडक्ट बने और फिर वो प्रोडक्ट भारत में वापस आए। ये ट्रेंड मोदी को मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए यह युग कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का है। भारत अभूतपूर्व गति और पैमाने पर विकास कर रहा है। यह भारत में निवेश के लिए बेहतरीन रास्ता भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और सीधे आपको ले चलते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कस्तूरबा नगर में रोड शो कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह रोड शो कर रहे हैं कस्तूरबा नगर में और काफ़ी जनसैलाब वहां पर दिखाई दे रहा है। बांसुरी स्वराज भी उनके साथ मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं वहां पर। और अमित शाह उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और भाजपा के लिए प्रचार करते हुए। कस्तूरबा नगर से ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के वरिष्ठ नेता भाजपा के पक्ष में प्रचार करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कस्तूरबा नगर में ये भव्य रोड शो, जहां पर जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और गृह मंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए। बांसुरी स्वराज और तमाम बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और बड़ी संख्या में जो जन सैलाब है वो भी गृह मंत्री को देखने के लिए वहां पर उमड़ा हुआ है। युवा बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जनता का उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता, उनमें भी एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है इस रोड शो के ज़रिए। तो भाजपा के पक्ष में प्रचार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कस्तूरबा नगर में उनका ये भव्य रोड शो। कस्तूरबा नगर से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। राज्य बनने के बाद से ये पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उद्घाटन समारोह को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से तैयार है 38वें राष्ट्रीय
खेलों की मेजबानी के लिए और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के उसी स्टेडियम में जहां पर इन खेलों का औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे जो तैयारी है वो किस स्तर की है। ये जो पीली पोशाक में आपको दिख रहे हैं ये वो छात्र हैं और वो छात्राएं हैं जो कि कॉलेज और विश्वविद्यालय से हैं, और ये जो छात्राएं हैं ये शंखनाद के जरिए जो है वो इस पूरे उद्घाटन समारोह का जो है वो आगाज करेंगे। यानी कि इनकी संख्या जो होगी करीब 2400 होगी। तो अपने आप इस बात को समझा जा सकता है कि उस वक्त जब 2400 शंख एक साथ बजेंगे तो जो शंखनाद होगा उसकी वाइब्रेशन किस तरह का यहाँ पे माहौल पैदा करेगी। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो पहली बार जो है वो राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। जहां तक उत्तराखंड के अपने प्रदर्शन की बात है तो पिछले जो राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, वहां पर उत्तराखंड को 25वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ था, जबकि इससे पहले जो गुजरात में हुए थे वहां 26वें स्थान पर रहा था। तो लेकिन इस बार क्योंकि मेजबान है उत्तराखंड तो जाहिर तौर पर उनसे कहीं ना कहीं पदक की उम्मीद जो है वो भी बहुत ज्यादा है। और इस बार नेट बॉल और रग्बी ऐसे खेल हैं जहां पर उत्तराखंड जो है वो अपने आप को पदक के बड़े दावेदार के तौर पर सामने रख रहा है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है। दरअसल हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस करने को कहा था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली आने वाले पानी में जहर मिलाने का दावा किया है। आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होकर आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो। दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यमुना में जहर मिलाने वाले आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, साजिश करो और ध्यान भटकाओ, ये अरविंद केजरीवाल द्वारा इस्तेमाल की जा रही रणनीति है। शूट एंड स्कूट, आरोप लगाओ भाग जाओ, ABCD, अक्यूज, ब्लेम, कॉन्स्पिरेसी और डाइवर्ट, ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी, क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है शीश महल घोटाले से, शराब घोटाले से, अपनी नाकामियों से, अपने रिपोर्ट कार्ड से। तो वहां से ध्यान भटकाने के लिए अब हरियाणा के लोगों को अपमानित करना और कहना कि हरियाणा दिल्ली का पानी पॉइजन कर रहा है। और दिल्ली जल बोर्ड ने इसके बारे में सारी तथ्यात्मक बातें रख दी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बताया है कि आकर लैब टेस्ट करवा दीजिए। वो दावत दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी के पानी में जहर मिलाने के बयान का जिक्र है। दीक्षित ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में चिट्ठी लिखी है। उनकी चिट्ठी में साफ लिखा है कि अगर केजरीवाल के हरियाणा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने के आरोप सही हैं तो हरियाणा सरकार पर फौरन एक्शन लिया जाए। इसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी की उन्होंने ज़रूरत बताई है। ये भी लिखा है कि अगर आप नेताओं के इल्ज़ाम गलत हैं, झूठे हैं तो उन पर केस होना चाहिए। कल एक बड़ा गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी ने, उनके नेताओं ने लगाया था कि हरियाणा सरकार ने डेलिबरेटली जमुना में जहर फैलाने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर आरोप है
और इसलिए मैंने एलजी साहब को और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। मुझे तो लग रहा था स्वयं ही सरकार जो इसका संज्ञान कल ही लेगी, 24 घंटे में कुछ नहीं हुआ, तो मैंने पत्र लिखा एलजी साहब को कि आप इस पर इमीडिएटली हाई लेवल इंक्वायरी करिए। अगर ये इल्जाम सही निकलता है कि सही में जहर लगाया गया तो हरियाणा सरकार पर इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको बर्खास्त करें। और नहीं है और ये लगता है कि बिल्कुल झूठ बोला गया है आतिशी जी और केजरीवाल जी द्वारा, जो ज्ञात होता है सीईओ जल बोर्ड जो है उनकी चिट्ठी से कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उन पर केस होना चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की यमुना नदी में जहर मिलाने को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पंचकुला में हरियाणा के भाजपा नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि केजरीवाल के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिमी को पेट में इन्फेक्शन हो गया दीदी। स्कूल से आए और नल का पानी पी लिया, उसी वजह से पीने के पानी का झूठ बोला और सच में दिया नाले जैसा पानी। कुछ हो जाता तो अब मैं नहीं सहूंगी, तुम भी मत सहना। 5 फरवरी को गंदे पानी की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे रे रे रुक, डब्बा तो लेता जा। अब जब सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता हो तो होगी ना नॉन स्टॉप रसोई। मास्टर जी, माँ के लिए है, 100-200 रुपए ज्यादा ले लियो पर सही से सिलियो। अरे जब हम बन रहे हो लखपति दीदी तो चलेगा ना घर बार नॉन स्टॉप। कितने का है बेटी? 8 लाख का। 8 लाख? 8 लाख का ड्रोन फ्री में दे दिया हमारी छोरियों को। ये सब बन रही है ड्रोन दीदी, जिबे तो होगी ये हमारी उड़ान और भी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप काम, टॉप परिणाम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को मजबूती से आकार दे रहा है और बदलती नीतियों, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला सहित ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे मुद्दों का हल खोजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अबुधाबी में रायसीना डायलॉग मध्य पूर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मध्य पूर्व में इस तर्ज पर यह पहला आयोजन था। उन्होंने कहा कि भारत मध्य पूर्व को न सिर्फ नज़दीकी सहयोगी मानता है बल्कि वो शेष दुनिया के साथ जुड़ने का एक बड़ा माध्यम भी हो गया है। बदलती विश्व परिस्थितियों में भारत के हित काफ़ी व्यापक हो गए हैं। भारत आत्मविश्वास के साथ उन हितों को साधने का प्रयास कर रहा है। We have significant interests in fertilizers, energy, water, diamonds, defense and cyber. Our projects include airports, ports, railways, phosphates, green hydrogen, steel and submarine cables. Material factors aside, this larger geography is a very critical connect between the Indian Ocean and the Atlantic. And as our history underlines, there is a symbiotic relationship between us. We certainly have stakes. These stakes are rising continually. विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया आज 6 खास सच्चाइयों से गुजर रही है। इनमें अमेरिका की सदियों पुरानी नीतियों में परिवर्तन और चीन के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा के अलावा उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार के प्रयास वैश्विक टकराव को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में भारत और मध्य पूर्व के बीच सहयोग काफ़ी अहम है और ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। This is a region crucial to India's strategic interests. Many of you would be familiar with the intensity of India's ties with the Gulf. Our trade is in the region of about $160 to $180 billion annually. The energy dimension is the most visible one, but there is much more to it than that.
whether it is projects, technology, education, health, or services. Our presence in the Gulf is both pervasive and crucial. भारतीय रेलवे आए दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अब एक और नई मिसाल कायम करते हुए रेलवे ने देश भर में 23 किलोमीटर से अधिक रेल ट्रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए अपग्रेड किया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे की आय और बुनियादी ढांचे में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देश भर में 23,000 किलोमीटर से अधिक रेल ट्रैक को भारतीय रेल ने इस तरह से अपग्रेड कर दिया है कि 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उन पर ट्रेनें दौड़ेंगी। अब भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 5वां हिस्सा उच्च गति के लिए तैयार हो चुका है। इसमें रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने में आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम, मजबूत ट्रैक निर्माण और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसे उपाय शामिल हैं। इस अपग्रेडेशन में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल जैसे महत्वपूर्ण कॉरिडोर शामिल हैं, जो देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करते हैं। इन मार्गों पर तेज गति से यातायात और माल ढुलाई भी अब अधिक कुशल और तेज रफ्तार से होगी। वहीं 54,337 किलोमीटर के ट्रैक को 110 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए अपग्रेड किया है, जिससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। बात करें अगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो भारतीय रेलवे की यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है और यात्रियों को तेज, आरामदायक और प्रीमियम अनुभव प्रदान करती है। वंदे भारत की सफलता को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने हाई स्पीड ट्रैक्स पर सुरक्षा के लिए फेंसिंग को भी प्राथमिकता दी है। इसके अलावा पिछले साल की तुलना में पीक सीजन में विशेष ट्रेनों की सेवाएं 54% बढ़ाकर 57,159 तक पहुंच गई हैं। भारतीय रेल की यह उपलब्धि देश की यातायात प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और भारतीय रेलवे के भविष्य को और अधिक उन्नत और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। भारतीय रेलवे की आय और बुनियादी ढांचे में भी बड़ा उछाल आया है। 2024-25 वित्तीय वर्ष के अप्रैल से दिसंबर के बीच आय में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माल भाड़ा परिचालन से रेलवे ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं यात्री खंड की कमाई में भी 6% की वृद्धि हुई है, जो 55,988 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं अगर पूंजीगत व्यय की बात करें तो इसमें भी भारतीय रेल को इजाफा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे का पूंजीगत व्यय 2% से बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो सरकार की अधोसंरचना विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बात अगर माल भाड़ा की किया जाए तो इसमें भी सुधार देखने को मिला है। जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक भारतीय रेलवे ने 1,473.05 मीट्रिक टन माल भाड़ा लोडिंग की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 3.86% अधिक है। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेटों, एनएसएस वॉलंटियर्स, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैडेट्स, झांकी कलाकारों और जनजातीय अतिथियों से प्रेसिडेंट एट होम के तहत राष्ट्रपति ने मुलाकात की। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। देश विदेश के युवाओं के लिए नई दिल्ली में सोमवार का दिन काफी खास रहा। जी हां, खास इसलिए रहा क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति भवन प्रांगण में आने का मौका मिला। गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने वाले राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कैडेटों, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस के स्वयंसेवकों, जनजातीय मेहमानों और झांकियों से जुड़े कलाकारों के साथ 18 देशों से युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत आए विदेशी मेहमानों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इन कलाकारों और कैडेटों की हौसला अफजाई की। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में झांकियों की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास विषय पर आधारित रही, जिसके तहत कलाकारों ने राष्ट्रपति भवन प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। इसमें एनसीसी कैडेटों ने अपने जय भारत गीत से अलग ही समा बांधा। झांकी कलाकारों और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वर्णिम भारत के तहत विविधता में एकता की झलक पेश की। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली स्थित IIT में ट्रक ड्राइवर के लिए अभय सारथी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दरअसल प्रोजेक्ट अभय सड़क सुरक्षा और ट्रक ड्राइवरों के लिए बेहतर जीवन की दिशा में किया गया एक अहम पहल है। उन्होंने कहा कि परियोजना समाज के शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के चलते महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ में अब तक स्नानार्थियों की कुल संख्या 15 करोड़ हो गई है। आंकड़ों के अनुसार मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ और पूरे महाकुंभ में कुल 45 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। रामानंद सागर निर्देशित रामायण के राम और वर्तमान में मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद अरुण गोविल अपनी पत्नी और परिवार के साथ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में आस्था की उन्होंने डुबकी लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी शेयर किए। वीडियो में उनके साथ कई और लोग भी दिख रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के साथ साथ अरुण गोविल ने श्रद्धालुओं की सेवा भी की। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।